हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 के जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। अध्याय 1 पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है। ये आपका विषय सामाजिक विज्ञान है और भूगोल, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पहला चैप्टर है जी, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें दो अंक के 2 प्रश्न आने की संभावना है परीक्षा में। तो इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं आपके, उनका मैंने सॉल्यूशन बहुत ही सरल भाषा में करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न एवं उत्तर। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि हमारे उत्तर देखिए यहाँ से, हमारे पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का आवरण। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हमारे जो आवरण है, हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है, वही हमारा पर्यावरण है। तो उसमें जो भी वस्तुएं हैं, हमारी वस्तुएं जो हमारी किसी एक आवश्यकता या एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। इसका उत्तर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मैंने इसमें आपके जो क्वेश्चन है, मैंने सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो अपरदन माने क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर चले जाना, बहकर पानी के साथ में चले जाना। आप ने देखा होगा कई बार क्या होता है, मृदा बरसात के मौसम में उसके बहकर, उसके साथ पानी के साथ बहकर चली जाती है और वो कटाव हो जाता है मिट्टी का, ठीक है। तो इसमें इसकी परिभाषा एक लाइन में मैंने दी है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है, बहुत सरल भाषा में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण। संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण। संरक्षण माने क्या होता है, मिट्टी को कटने से बचाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। ये किताबों में इसमें क्या ह्यूमस क्या होता है, तो इसके बारे में बहुत से बच्चे हमारे परिचित होंगे और बहुत से बच्चे हमारे परिचित नहीं होंगे। तो मैं आपको डिटेल में एक एक बारीक इसका बताने वाला हूँ, ह्यूमस क्या होता है। तो देखिए, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले, ठीक है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को उपजाऊ बनाता है तथा ऊपरी मृदा में पाया जाता है। तो देखिए, जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पेड़ों की पत्तियां हैं, मतलब जो फसल उगाते हैं उसकी छोटी छोटी पत्तियां हमारे खेत में गिर जाती हैं, ठीक है। और खेत में गिरने के बाद में और वो साथ में सड़ जाती हैं।
तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, एक प्रकार का खाद होता है जो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, जीव जंतु भी सड़ जाते हैं उसमें। तो इसमें देखिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। यह मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है, मृदा को क्या करता है, ये उपजाऊ बनाता है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, और यह ऊपरी मृदा में पाया जाता है। यानी कि जमीन, हमारे जो खेत होते हैं उसकी ऊपरी मृदा में ह्यूमस पाया जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे फसल के छोटे छोटे पत्ते उसमें गिर जाते हैं ज़मीन में, और खेत में गिर जाते हैं। खेत में गिरने के बाद में वो धीरे धीरे सड़ते रहते हैं, तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, एक प्रकार का खाद होता है। इससे क्या होती है, हमारी मृदा उपजाऊ बनती है तथा फसलों के लिए ये सबसे लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मृदा क्षय क्या होता है। उत्तर देखिए, मृदा की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता में कमी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा क्षय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को सभी को नोट्स कर लेना है। देखिए एक बात और ध्यान रखना है, आप प्रश्नों को लिखते समय इसमें क्या करना है, आपको पहले आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, आपको प्रश्न लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको गैप नहीं करना है। ठीक है, पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर कंटिन्यूस इसका आंसर लिखेंगे, फिर एक लाइन का, आप देख सकते हैं मैंने इसमें किया हुआ है। प्रश्न उत्तर लिखने के बाद में मैंने एक लाइन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप किया है। फिर प्रश्न उत्तर लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर एक लाइन का गैप किया है। तो इससे क्या है, आपके जो प्रश्न हैं वो सुंदर दिखेंगे आपको। तो इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। कृषि माने क्या होता है, खेती, किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, जो बड़े खेत होते हैं हमारे, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। पट्टियां क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े उसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। जो फसल है हमारी उसके बीच में क्या उगा देते हैं हम, घास की पट्टियां उगा देती हैं। ठीक है, या फिर मेड़ बना देते हैं। मेड़ क्या होता है कि उसमें खेत का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या है, घास उगती रहती है तो पूरी तरह कट नहीं पाती। ठीक है, तो बड़े खेतों को क्या होता है, पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। यह पवनों द्वारा, पवन माने क्या होता है, हवा द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। इस तरीके से खेती करना क्या कहलाता है, पट्टी कृषि कहलाता है। ठीक है, यानी बड़े बड़े खेत होते हैं उनको क्या करते हैं, अपन छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फसलों के बीच में क्या घास उगा देते हैं, घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। यह पवन माने क्या होता है, हवा द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, समुच्च जुताई किसे कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी ढाल वाली भूमि यानी नीचे ऊपर भूमि होती है, कहीं खेत में नीचा होता है, कहीं ऊंचा होता है। तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। यानी उसको क्या करते हैं, हम जुताई कर देते हैं, समानांतर जुताई कर देते हैं, तो कूड़ हो जाते हैं हमारे, यानी कि गड्ढे हो जाते हैं बीच बीच में। तो उससे क्या है, हमारे जो पानी होता है उसमें गड्ढों में भर जाता है। ठीक है, और उसके बाद में खेत में से एकदम जल बाहर निकल के नहीं जा पाता। ठीक है, इसे समुच्च जुताई कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चादर अपर्दन। चादर अपर्दन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो चादर क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी है उसके ऊपर का भाग चादर कहलाता है। ठीक है,
जिसमें हम कुछ बिछाते हैं, ऐसे चदरा बिछाते हैं, तो काय बिछाएंगे, ऊपर बिछाएंगे। तो जो मिट्टी होती है ऊपर की, हमारी जो ऊपर की परत होती है, लेयर होती है मिट्टी की, वो क्या कहलाती है, चादर कहलाती है। तो इसका आंसर देखिए, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। यानी कि जो हमारी कई बार पानी बरस जाता है, तो उसमें हमारी क्या है, जो ऊपर की मृदा है वो क्या है, जल के साथ में बहकर नीचे की ओर बहता है। ठीक है, नीचे की ओर चली जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर, यानी जल के साथ में घुलकर क्या बह जाती है। ठीक है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी का ऊपर का हिस्सा, ऊपर की लेयर, यानी कि जल के साथ बहकर चली जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, इनको आप एक कॉपी में, फिर कॉपी में वीडियो को रोक रोक के इसको सभी को आपको लिख लेना है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। और दूसरे होते हैं अजैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैव संसाधन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बने, वे संसाधन जो इसमें जैव और अजैव की नीचे मैं परिभाषा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं। निम्नीकरण क्या होता है, यानी भूमि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाना। ठीक है, तो वही निम्नीकरण कहलाता है। इसका आंसर देखते हैं, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की क्या हो जाए, उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सभी क्वेश्चनों को इनको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। यानी मृदा निम्नीकरण होता क्यों है, क्या कारण है उसके। तो देखिए, मृदा निम्नीकरण के कारण निम्न हैं। नंबर 1, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई। नंबर 2 होता है अति पशुचारण। ठीक है, यानी पशु क्या होते हैं, ज़्यादा चरते रहते हैं, तो उससे क्या है कि उससे भी मृदा निम्नीकरण होता है। खनन क्या होता है, खदानें होती हैं कई प्रकार की, कोयले की खदानें हैं, पत्थर की खदानें हैं, तो इनको, इससे भी क्या है, मृदा का निम्नीकरण होता है। और अधिक सिंचाई, यानी कि हम क्या करते हैं, खेत में बार बार फसल में पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा में उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है, तो वही निम्नीकरण होता है। मृदा निम्नीकरण के 4 कारण हैं। एक तो वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण, खननकार और अधिक सिंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में देखिए, मैं जैव संसाधनों की, अगला क्वेश्चन आ गया है जी, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। ठीक है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति क्या होती है, जीवमंडल से होती है। कैसे होती है, जीवमंडल से, और जिनमें जीवन क्या होता है, व्याप्त होता है, व्याप्त हो जाए या पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे इनमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन। मत्स्य जीवन माने क्या होता है, मछली पालन। पशुधन, यानी सभी प्रकार के पशु। ठीक है, तो ये कई में आते हैं जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जैव माने क्या होता है, जैव होता है सजीव। ठीक है, तो हम छोटे क्लास में हमने सजीव और निर्जीव खूब पढ़ा है। ठीक है, और अजैव क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन
व्याप्त होता है या पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इनको अवश्य नोट कर लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका अजैव संसाधन, ठीक है। जैव और अजैव, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है परीक्षा में, जैव और अजैव, ठीक है। तो जैव की परिभाषा मैं लिखा चुका हूं आपको। अब देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें शॉर्ट में इतनी परिभाषा, मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेना, जिससे आप बहुत परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। और मेरे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन सरल भाषा में, वहाँ आप कक्षा 9th के, कक्षा 10th के विद्यार्थी, वहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय की बहुत सारी वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं। तो वहाँ से आप इन प्रश्नों को सभी को, और भी कई मटेरियल उसमें है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे बहुत सारी चट्टानें और धातुएं, ठीक है। अब वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे मान के चलो हम कुर्सी को ले लें, टेबल को ले लें, ठीक है, और मोबाइल ले लें, तो इनमें क्या है, जीवन पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, अजैव संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। किताबें हैं, किताबें कैसी हैं, अजैव संसाधन है। तो अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सीधी लिखेंगे, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जैव के क्या हो जाएंगे, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिख सकते हैं आप, मनुष्य, वनस्पति जात, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, प्राणी जात, सभी प्रकार के प्राणी, वन्य प्राणी, मत्स्य जीवन, मछली पालन और पशुधन आदि। ये किसके उदाहरण हैं, जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। और अजैव संसाधनों में कौन आएंगे, सभी प्रकार की धातुएं और चट्टानें, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रश्न अच्छे हैं। एजेंडा 21 क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसको शॉर्ट में कहेंगे UNCED, यूनिसेड के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब, इसमें से क्वेश्चन आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांगर मृदा क्या होती है और खादर मृदा क्या होती है, यानी मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो बांगर मृदा देखिए, इसमें मैंने 3 अंतर आपके लिए दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। और बांगर मृदा क्या होती है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं। आपने आसपास बहुत सारी मतलब मिट्टी देखी होगी, तो जो कंकड़ पत्थर वाली जो मृदा होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर। उसमें बंजर भूमि भी कहते हैं कभी कभी। तो पुराने जलोढ़ को बांगर क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं। देखिए पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा क्या होती है, जल के साथ में बहकर जलोढ़, आप देख सकते हैं यहाँ से जलोढ़, यानी जल के साथ में जो मिट्टी बहकर आई है उसको क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। खादर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें खाद की मात्रा मिली होती है, ठीक है। अब दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, बांगर मृदा में क्या होता है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा आपके आसपास के क्षेत्र में
कई जगह मिट्टी होती है तो उसमें कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर मिट्टी कहलाती है, ठीक है। जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। जो खादर मृदा जिसकी खाद मिली होती है वो मृदा में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी बांगर मृदा होती है, बंजर भूमि होती है, उसमें फसल अच्छी नहीं होती है, यानी फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी जो खादर मृदा होती है, खादर मिट्टी होती है, उसमें फसल क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, सर्वोत्तम होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर का। तो वैसे तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन है ना कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, काली मृदा की क्या बताना है आपको, 2 विशेषताएं बताना है, ठीक है। काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या हो जाएंगी काली मृदा, तो काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी सबसे बेस्ट, इसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, कपास वाली फसल होती है, ठीक है। कपास कौन सी फसल होती है, कपास, और ये होती है आपकी काली मृदा कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में। और कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। तो काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, पहला इसमें विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता हो जाएगी, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि वो जो काली मृदा होती है उसमें कई दिनों तक पानी भरा रहता है, तो उसमें नमी बनी रहती है। तो काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है इसमें, गर्म और शुष्क मौसम में, यानी कि गर्मी के मौसम में और सूखे मौसम में इन मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। दरारें का मतलब होता है ये फट जाती है, ठीक है। ये मृदा क्या होती है, फट जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, काली मृदा का रंग काला होता है। आप जानते हैं काली मृदा कैसी होगी, काली तो होगी। काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से यानी कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, रेगर मृदा, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रेगर मृदा, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी 2 विशेषताएं, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन तो 2 विशेषताएं लिखना है आपको। और यदि इसमें से 3 नंबर में आता है तो आपको 3 विशेषताएं इसमें लिख देना है। लेकिन है ना अधिकतर क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर की आने की संभावना है, ठीक है। तो आप 2 या 3 विशेषताओं को आराम से याद कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड हैं पूरे। देखिए, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं, ठीक है। इसमें मैंने सभी प्रश्न मतलब सम्मिलित किए हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए अगला, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा और काली मृदा, इनकी विशेषता पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में। तो इसका उत्तर देखिए, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। यानी ये फसल इसमें सबसे अच्छी होती है, ठीक, क्योंकि इसमें जलोढ़ मृदा में क्या होता है, खाद की मात्रा मिली रहती है। जल की जो मिट्टी बाकर लाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनके द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहकर आती है। तो ये क्या होती है, बहुत अधिक इसमें खाद की मात्रा मिली रहती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। दूसरा है इसमें, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। अनुपात इसमें छोटे यू की मात्रा लगा लेना, बड़े यू की लग गई है तो इसको छोटे यू की कर लेना आप, ठीक है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश ह्यूमस मिलता है। तो मैंने ह्यूमस के बारे में पहले बताया था आपको। ह्यूमस क्या होता है, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, हमारे गल जाते हैं और जीव जंतु उसमें सड़ जाते हैं, उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, यानी कि एक तरह का खाद होता है, ठीक है, जो मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है और मृदा की ऊपरी मृदा में जो पाया जाता है। अगला है विशेषता इसमें, जलोढ़ मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, कौन सी नदी निकलती है हिमालय से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए सिंधु कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। नदियों द्वारा, ये तीनों नदियों के द्वारा लाई गए निक्षेपों से बनी होती है। यानी जलोढ़ मृदा है, आप देख सकते हैं जलोढ़ मृदा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जो नदियां हैं 3 जो हिमालय से निकलती हैं, बहुत
बड़ी नदियाँ होती हैं ये, और इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से क्या बनती है, जलोढ़ मृदा बनती है। इनके जल के साथ में जो मिट्टी बहकर आती है उससे क्या बनती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो निक्षेपों से बनी होती है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से कोई 2 या 3 विशेषताएं आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं और आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, बट आपको एक बार नोट्स बना लेना है बस इनके। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व क्या होता है, एक तरह से मालिक। ठीक है, अगला इसका आंसर देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत क्या, खुद का। ठीक है, एक होता है सामुदायिक, सामुदायिक क्या होता है, जिस पर सभी का अधिकार होता है। और एक होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय माने पूरे देश के लोगों पर इसका अधिकार होता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरण योग्य और एक होता है अनवीकरण योग्य। ठीक है, एक होता है नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। नवीकरण क्या होता है, एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा भी इनको उपयोग में लाया जा सकता है। अनवीकरण क्या होता है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। यानी मृदा को कटने से हम कैसे बचा सकते हैं, मृदा की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। संरक्षण माने क्या होता है, मिट्टी को कटने से बचाना। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, मृदा संरक्षण की 2 उपाय निम्न है। तो क्या करेंगे हम मृदा को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए, खाली जगह पर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी खाली जगह है हमारे पास और बंजर भूमि है। बंजर भूमि क्या होती है, जिसमें कुछ पेड़ फसल वगैरह नहीं होती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ढाल वाली भूमि पर सोपानी अथवा सीढ़ीदार खेत बनानी चाहिए। जो ढाल वाली भूमि है हमारी, जो खेत नीचे ऊंचे हैं हमारे, उनमें क्या करना चाहिए, हमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। और अगला क्या कर सकते हैं, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जानी चाहिए। और बड़े खेतों को क्या है, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाना चाहिए। तो ये 4 उपाय कर सकते हैं अपन। खाली जगह में हम वृक्षारोपण करेंगे और ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाएंगे और बड़े खेतों को क्या है, पट्टियों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देंगे, तो उसका मृदा का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी माने क्या होता है, मृदा। ठीक है, तो हमारा जो भारत है उसमें सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसकी 2 विशेषता बताना है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है, जल के द्वारा बहाकर लाई गई, यानी कि जो नदियां हैं हमारी वो इस मृदा को बहाकर लाती हैं। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता लिखना है, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी इसमें सबसे ज़्यादा फसल होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें जल के साथ जो बहकर आती हैं, इसमें खाद की मात्रा मिली रहती है। ठीक है, तो ये मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको लिख लेना है बस। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन के 2 कारण लिखिए। तो किस कारण से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन के 2 कारण निम्न है। पहला है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा है निर्माण और खनन कार्य। तो कोई भी 2 या 3 कार्य इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कारण, तो एक तो हो जाएगा वनों की कटाई यानी वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण, निर्माण और खनन कार्य और निर्माण कार्य करते हैं। ऐसे मान के चलो पत्थर निकालते हैं हम या कोयला निकालते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मृदा का
अपर्दन होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए 2 तरीके लिखिए। तरीके या उपाय कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं हम? नंबर 1, इसमें वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। वन रोपण का माने क्या होता है? पेड़ पौधे लगाना चाहिए जंगल में। और चारागाह, जो चारागाह होते हैं अपने, उनका उचित क्या करना चाहिए? हमें प्रबंधन करना चाहिए। नंबर 2, पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। और नंबर 4, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। तो इससे हम मृदा भूमि निम्नीकरण की समस्या को आराम से सुलझा सकते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, सकल कृषि क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध या निवल एक ही बात होता है। देखो ये कोष्टक लगा है तो इसका मतलब शुद्ध भी होता है, निवल और शुद्ध एक ही बात होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे क्या कहेंगे हम? शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत पंजाब एवं हरियाणा राज्य में कितना परसेंट? आप देख सकते हैं 80%। ठीक है। सबसे ज़्यादा बुवाई कहाँ होती है? कौन से राज्य में होती है? पंजाब और हरियाणा में होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, तो आपको परेशान नहीं होना है। पूरी वीडियो आपको देख लेना है रोक रोक के, और आपको सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है। ठीक है। इसमें देखिए, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। नवीकरण क्या होता है? मैंने उस ऊपर बताया था आपको। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए कौन कौन से संसाधन हम दोबारा से उनको प्राप्त कर सकते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है, वन्य जीवन है। ये संसाधन ऐसे हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद में इनको हम दोबारा से उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नवीकरण क्या होता है? वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। शॉर्ट में मैंने परिभाषा दी है इसकी, बस। उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है, मिट्टी भी लिख सकते हैं आप, वन्य जीवन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्वीकरण। अन्वीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसकी शॉर्ट में परिभाषा दी है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अन्वीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। यहाँ पर देखिए किसे, इसको काटना है आपको, ये दो किसे जुड़ गया है तो इसको आप हटा लेना। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अन्वीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि इनको बनने में लाखों वर्ष, कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे इसके उदाहरण? खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, और खनिज पदार्थ, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अन्वीकरण योग्य संसाधन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें 30 प्रश्न है आपके पूरे। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, अंधाधुंध संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्या लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि संसाधनों का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए 2 समस्या आपको लिखना है, 2 समस्या निम्न है। नंबर 1 क्या होगा? पर्यावरणीय समस्या पैदा हो जाएंगी हमारे वायुमंडल में
ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारा जो संतुलन है वो प्रकृति का बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में कई प्रकार की समस्या हो जाएंगी हमें, यानी सांस लेने में कठिनाई होगी। और दूसरा है सामाजिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो संसाधनों को हम ज़्यादा दोहन करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमें पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कोई भी 2 या 3 समस्या इसमें से आराम से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी स्वयं तैयार करे। ठीक है, ये उसका एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे आपके अध्याय 1 के प्रश्न एवं उत्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अवश्य करें शेयर। और आपसे मेरा अनुरोध है कि इन प्रश्नों को सभी छात्रों को अपनी फेयर कॉपी में अवश्य आप नोट करें और इनको सभी प्रश्नों को आप लिखें ज़रूर। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कक्षा 9th के विद्यार्थी, कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए मेरे चैनल पर बहुत सा सामाजिक विज्ञान का मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।